बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो सीटी का टेस्ट हुआ था पेशावर डिवीज़न का यानी 1/6/2025 को, तो आइए उसको देखते हैं कि उसके अंदर जितना भी इंग्लिश का पोर्शन था वो एमसीक्यूज कहाँ से आए थे, यानी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस टेस्ट के दौरान टच किए थे। ओके, तो पहले नंबर पे है चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी फॉर द कंट्रैक्शन एंड ही इज रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी का पूछा है कि यहाँ इस सेंटेंस के अंदर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो आपने सबसे पहले टेंस को देखना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। ही इज रिटन अ लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हैज और हैव। तो यहाँ पे ही हैज इस्तेमाल हुआ है। हैज जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पे टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो यहाँ पे इज हम लगाते हो कि टेंस को आपने देखना है, टेंस की पहचान से आपने ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब का पहचान करना है। तो दूसरा जो हमारे पास एमसीक्यूज है व्हाट डिफाइंस अ डाइग्राफ। डाई का मतलब होता है दो, तो डाइग्राफ किसे कहते हैं? टू लेटर्स कंबाइन, कि जहाँ पे दो लेटर्स मिलते हैं टू क्रिएट अ सिंगल साउंड, एक आवाज बनाने के लिए। मतलब हम टू लेटर्स लगाते हैं एक साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल TH, टू लेटर्स है और इससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है ता। SH, ये टू लेटर्स है, इससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है शा। तो डाइग्राफ हमारे पास क्या होता है? जहाँ पे दो लेटर्स कंबाइन मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करता हो। तीसरा एमसीक्यूज हमारे पास है डज शी रिमेंबर डैश जैकेट व्हिच आई बॉट एट द मॉल। तो यहाँ पे इस डैश के अंदर अपने करेक्ट आर्टिकल को लगाना है। इसका मतलब ये होता है कि जो लिसनर है इसको जैकेट के बारे में पहले मालूम है, मतलब जैकेट के बारे में ये जो नाउन है इसका जिक्र पहले हुआ है। तो ऐसा नाउन कि जिसका जिक्र पहले हुआ हो, जो लिसनर को मालूम हो, तो उसके साथ हम दी लगाएंगे। डज शी रिमेंबर द जैकेट व्हिच आई बॉट एट द मॉल। 4 नंबर पे हमारे पास है ही कंज्यूम्ड 1/4 ऑफ द केक। आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क इन द अंडरलाइन फ्रेज। अंडरलाइन फ्रेज क्या है? 1/4। इसके अंदर जो पंक्चुएशन इस्तेमाल हुआ है वो हाइफन है। हाइफन से हम 2-3 अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, जिस तरह हमारे पास हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है, ऐसा नाउन के जिनको हम हाइफन के जरिए से मिलाते हैं। तो ये दो वर्ड्स, ये फ्रेज जो है ये हाइफन के जरिए से मिला है। ओके, नंबर 5 पे है हमारे पास द ट्रेल इज डैश देन द वन वी टुक बिफोर। अब यहाँ पे एक तो इसकी बात हो रही है, एक इसकी देन वी टुक बिफोर, तो 2 ट्रेल की बात हो रही है और यहाँ पे आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव दी है। तो जब 2 चीज़ों के दरमियान बात हो रही हो तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। इसमें लॉन्गर आएगा, द ट्रेल इज लॉन्गर देन द वन वी टुक बिफोर। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से एमसीक्यूज आई है। नंबर 6 पे हमारे पास क्या है? द स्मॉल गार्डन इज देयर्स। द स्मॉल गार्डन इज देयर्स। अब यहाँ पे वर्ब के बाद देयर्स का इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारे पास प्रोनाउन है। प्रोनाउन चूंकि नाउन को रिप्लेस करते हैं तो ये प्रोनाउन है। ओके, कौन सा प्रोनाउन है? अब यहाँ पे ये इसने मलकियत शो की है। द स्मॉल गार्डन इज देयर्स, कि ये छोटा सा बाग जो है ये उनका है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। नंबर 7 पे हमारे पास है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन मेड बाय जॉइनिंग 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर। वो नाउन कि जिनमें हम 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज मिलाते हैं एक नाउन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल टूथ प्लस ब्रश, टूथब्रश। तो टूथब्रश हमारे पास कंपाउंड नाउन है क्योंकि ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। नंबर 8 पे हमारे पास है विच अमंग दीज इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सी है? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होती है कि जिसमें हमारे पास कमांड्स, रिक्वेस्ट या फिर इंस्ट्रक्शन होती है। फिनिश योर वर्क, फिनिश योर वर्क। अब ये क्या है? ये इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, तो ये फिनिश योर वर्क ये हमारे पास क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 9 पे हमारे पास है समवन हैज टेकन अवे माय वैलेट। अब ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस है, इसको आपने पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। तो यहाँ पे समवन है, इसका मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो मालूम नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है। माय वैलेट हैज बीन टेकन अवे, माय वैलेट हैज बीन टेकन अवे। यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट हमें मालूम नहीं है तो हम ये कहेंगे कि जो मेरा वैलेट है हैज बीन टेकन अवे, वो ले गया है। अब कौन ले गया है? वो समवन है, मालूम नहीं है, तो उसको आपने लिखना ही नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास है काइंडली पास द साल्ट ही सेड, चेंज द नरेशन। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आई है। काइंडली पास द साल्ट ही सेड, ही रिक्वेस्टेड मी टू पास द साल्ट। अब यहाँ पे आपने सेड को रिक्वेस्ट के साथ रिप्लेस करना है। ही रिक्वेस्टेड मी टू पास द साल्ट। इसके बाद क्या है? आई हैव एनकाउंटर्ड एवरी क्रिएचर स्ट्रॉन्गर देन यू, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एडजेक्टिव। यहाँ पे अंडरलाइन एडजेक्टिव क्या है? ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो जितनी भी क्रिएचर है उन सबको इशारा किया है। जो कि स्ट्रॉन्गर देन यू है उन सबको इशारा किया है एवरी ने।
तो एवरी हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। मेनी एनिमल्स सर्वाइव इन द डेजर्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द होमोग्राफ डेजर्ट। अब डेजर्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, अ ड्राई सैंडी एरिया, मतलब एक खुश्क और सैंडी एरिया को क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। इसके बाद जो एमसीक्यूज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुअल इमेजरी इन लिटरेचर, के लिटरेचर में विजुअल इमेजरी किसे कहते हैं। विजुअल इमेजरी इसको कहते हैं यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू फॉर्म पिक्चर इन द माइंड, कि हम ऐसे अल्फाज का, ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करें कि जो लिसनर होता है या रीडर होता है वो रीड करने से या सुनने से उसके दिमाग में पिक्चर क्रिएट होता है। मतलब ऐसे ज़बरदस्त अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं कि जो सुनता है उसके दिमाग में क्या होता है, इमेज क्रिएट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विजुअल इमेजरी। ओके, इसके बाद जो है चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। इनमें से कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सी है। कम्प्लेक्स सेंटेंस को आपने किस तरह ढूंढनी है, कम्प्लेक्स सेंटेंस को आपने इस तरह ढूंढनी है कि उसके अंदर एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होगी, एक या दो हमारे पास डिपेंडेंट क्लासेस होंगी। ओके, तो इसमें ये है ऑल्दो वी वर लेट वी कॉट द ट्रेन। अब ये क्या है, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास डिपेंडेंट क्लास को शुरू करती है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। बाकी जितनी भी सेंटेंसेस है उनके अंदर हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस है। इसके बाद हमारे पास है व्हेन द ट्रीज स्वे इन द एयर, जब दरख्त हवा में हरकत कर रहे थे। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, अब ये स्वे इन द एयर, हवा में हरकत करना, इसका ये है मूव, इसका मतलब क्या है, मूव। फाइंड द रॉन्गली फॉर्म्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विद इट्स सफिक्स, इनके अंदर वो कौन सा लफ्ज है जिसका सफिक्स गलत है, वो रॉन्गली फॉर्म्ड है। ओके, हेल्पलेस ये सही है, फेथलेस ये सही है, होपलेस ये सही है, जयफुल लेस। अब यहाँ पे हमारे पास जयफुल ये सही है, जयफुल लेस ये गलत है, लेस जो है ये इसका सफिक्स नहीं है। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज द करेक्ट प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट क्या होता है कि आपने जो नाउन पहले इस्तेमाल किया है उसके लिए आपने बाद में जो प्रोनाउन लगाना है वो उसी के मुताबिक हो। मतलब द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे जो नाउन है ये प्लूरल नाउन है और यहाँ पे जो आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है ये भी प्लूरल है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें द गर्ल लास्ट हिज पेंसिल, ओके, तो यहाँ पे क्या है, गर्ल हमारे पास फेमिनिन है और यहाँ पे प्रोनाउन मस्कुलिन है। ओके, द बॉय हैज अ डॉग शी फीड्स इट, अब यहाँ पे बॉय के लिए ही इस्तेमाल होना था लेकिन शी इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है द स्टेटमेंट इज करेक्ट डैश मोर एविडेंस इज नेसेसरी। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट ये जो बात है ये सही है। इवन सो, फिर भी, इवन सो का मतलब है फिर भी, मोर एविडेंस इज नेसेसरी, लेकिन मजीद जो एविडेंस है वो जरूरी है। तो इवन सो हम तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ सही हो लेकिन हम फिर भी मजीद इंफॉर्मेशन वहाँ देना चाहते हैं या मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत वहाँ पे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखी है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, इवन सो आई नीड टू फिनिश द होमवर्क, मैं थका हुआ हूँ फिर भी मैंने क्या करना है, अपना होमवर्क फिनिश करना है। Surely you recognize someone, surely you recognize someone, identify the underlined pronoun, ये indefinite pronoun है। someone, anyone वगैरह जितनी भी pronoun है कि जो ऐसे लोगों की तरफ इशारा करे कि जो indefinite हो, नामालूम हो। ओके, इसके बाद हमारे पास है if I don't get selected I will start my own business, identify the sentence type कि ये कौन सी sentence है। if I don't get selected, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये subordinate conjunction है और ये हमारे पास dependent clause है, ये हमारे पास independent clause है। तो ऐसे sentence कि जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास हो और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है वी हैव सफिशिएंट टाइम टू कैच द बस। अब इसमें क्या है, आइडेंटिफाई अंडरलाइन फ्रेज। अब यहाँ पे ये जो फ्रेज है ये टू कैच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ टू आया है। जब भी हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टू आता है तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ओके, ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। अब इसमें अपनी क्या करना है कि मुख्तलिफ अल्फाज दिए है, ये असल में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को आपने सही ऑर्डर में लिखनी है। तो एडजेक्टिव का ऑर्डर हमारे पास क्या है कि पहले अपने साइज लिखना है, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है आई वांट दैट स्मॉल न्यू स्क्वायर रेड बैग, इसमें ये एडजेक्टिव है, ये है, ये है, ये है, चार एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले अपने साइज को देखना है, स्मॉल साइज यहाँ पे ठीक है, एज को आपने देखना है नीव, ये ठीक है, शेप को आपने देखना है स्क्वायर, ये भी ठीक है, कलर को आपने देखना है रेड, ये ठीक है। इन तीनों में ये ऑर्डर चेंज है, गलत है। ओके, तो बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इसके बाद अ सिनोनिम फॉर हैसन इज, हैसन का मतलब होता है जल्दी, रश्ट का मतलब भी जल्दी होता है, तो सिनोनिम जो है हैसन का वो रश्ट है। ओके, इसके बाद जो है इन एंटोनिम फॉर एबंडनिंग, एबंडनिंग का जो एंटोनिम है, एबंडनिंग का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना। इसका जो एंटोनिम है यानी मुतजाद है वो रिटेनिंग है, रिटेनिंग का मतलब बरकरार रखना। ओके, लास्ट में जो एमसीक्यूज है वो है यू डोंट लुक वेल,
यू डैश सी अ डॉक्टर, आप सही नहीं दिखाई दे रहे। यू शुड सी अ डॉक्टर, शुड का मतलब होता है एडवाइस, ये यहाँ पे एडवाइस दिया है कि आप सही नहीं लग रहे। यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये हमारे पास वो टॉपिक्स थे कि जिनसे कल के टेस्ट में एमसीक्यूज लिए थे।